नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कुछ कक्षाओं से हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की चर्चा कर रहे थे। आज जो सेकंड ग्रेड टीचर जीके का एग्ज़ाम था, उसमें हमारी क्लासों से बहुत से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। आप क्लासों को जाके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी क्लासों से पुट अप हो रहे हैं। उसका एक वीडियो भी हम लेकर आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी क्लासों से आए। आज हम राजस्थान के जनपद की चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की सूची प्राप्त होती है। जो बौद्ध साहित्य है उसका एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इससे हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। 16 महाजनपद बताए जाते हैं, माने जाते हैं। जिन महाजनपदों 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ है, उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, शूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। ये जो मत्स्य जनपद है और कुरु, शूरसेन और अवंती जो जनपद हैं वो राजस्थान में माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र था वो सीवी जनपद कहलाता था। ये ध्यान रखना आप, चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र था वो सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालवे, योधे, अर्जुनायन राजस्थान आकर बस गए। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो आर्य थे, मालव, योधे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए थे। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद मिलता है। आर्य जन के रूप में जो मत्स्य जाति का उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जो इनकी प्राचीनता का प्रतीक है कि जो मत्स्य जनपद है वो कितना प्राचीन है और ये मत्स्य जो जाति थी वो कितनी प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक तथा इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर, यानी जिसे आजकल बैराठ कहा जाता है, बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था।
इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। ये कुछ महाभारत कालीन जानकारियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है, बाकी अन्य ग्रंथों में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि भारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। महाभारत के बाद कुरुवंश और यादव जो वंश था उसके जो जनपद थे वो निर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराट नगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का ही पड़ोसी था, क्योंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है। अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को जीत लिया था या अपने में मिला लिया था, चेदी जनपद में मिला लिया था। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासन में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मत्स्य जनपद कभी मौर्यों के अधीन रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति की चर्चा कर लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और कौन कौन से मत भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास में प्रचलित हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कौन कौन से परिक्षेत्रों से, कौन कौन से क्रियाओं से हुआ है और कौन कौन सी मान्यताओं के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। ये ध्यान रखना है, हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हुई थी और उसके पश्चात गुप्तों ने जो भारतीय एकता को बनाए रखा था वह धीरे धीरे अब पुनः समाप्त होने लगी थी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे, यानी आपस में लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे और आपस में युद्धरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नए राजवंश उभरे, वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। यानी इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो राजवंश का उदय हुआ वो राजपूत राजवंश कहलाता है। इन नवीन राजवंशों का महत्व इस तथ्य से पुष्ट होता है, प्रमाणित होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत यानी हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक
इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से और कब तक के काल को राजपूत युग कहा जा सकता है। तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है वो राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य है। बहुत से विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपने मत प्रतिपादित किए हैं, लेकिन ये सर्वमान्य मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है कि प्राचीन काल में जो ग्रंथ हैं उनमें राजपूत शब्द का जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हरिश्चरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि राजपूत शब्द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। तो आप प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में व बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनशांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है कि राजाओं को कहीं कहीं तो क्षत्रिय लिखा गया है, कहीं कहीं राजपूत लिखा गया है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है, लेकिन जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं उन्होंने जो ये मत सुझाया है कि राजपूत शब्द का प्रयोग बहुत से ग्रंथों में मिलता है और पहले से होता आ रहा है। चीनी जो यात्री थे हेनशांग, उन्होंने भी राजाओं के लिए क्षत्रिय और राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। ये हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्वान इसके पक्ष में नहीं है और ये मत भी सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यानी राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यज्ञ शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल इसी समय लेकर आएंगे और उसमें चर्चा करेंगे कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति, राजपूत जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किसने राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है और विभिन्न विद्वानों ने उन सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में किन किन बातों या किन किन कथनों को रखा है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो और इस बुक को हम आगे बनाए रखें और वीडियो उपलब्ध कराते रहें, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।